हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पतंग उड़ाएंगे और उड़ाते समय ध्यान में रखें, अगर आप छत के टॉप फ्लोर पे, छत तो वैसे भी टॉप फ्लोर भी होती है, मतलब ऐसी जगह पर है जहाँ की बाउंड्री वॉल्स जो है वो थोड़ी सी क्या है, छोटी है, तो थोड़ा अपना ध्यान में रखें भैया, है ना। तसल्ली से उड़ाएं। उड़ाना, पतंग उड़ाना बहुत अच्छी बात है, उड़ाने में चाहिए। ये टाइम है आपका कि किसी फेस्टिवल को आप एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ में अपना ध्यान पूरा रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में किसी तरीके का कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर आपने ये समझ लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, ये 4 मार्क का है ना, ये चैप्टर 4 मार्क का है और आपके 4/4 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो काम करना चालू करें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपनी टैक्टिक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम अप्रोच करें इस चैप्टर को कि हमारे पूरे मार्क्स आए। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, नाम आपको पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा, मार्कर तो पूरा बिल्कुल डार्क चल रहा है, लेकिन कैमरा में थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना, कम ब्राइटनेस आ रही है। चलिए, ब्लूप्रिंट में क्या चीज है वो समझिए। हमारे पास में इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब एमसीक्यू है, एबीसीडी एबीसीडी वाला सवाल है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति, जो मेरे को लगा कि हाँ बहुत सारी किताबों में ये क्वेश्चन थोड़े सुटेबल है, ये आ सकते हैं, वो मैंने करवाए हैं इस वीडियो में। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ऐसा ऐसा आएगा। ठीक है, और फिर है लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा एक आपके पास में, वो है। हाँ, अब थोड़ा समझिए, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये सेक्शन ए के है। ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है, मतलब खंड ए, भाग ए जिसे आप बोलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है और हाफ हाफ मार्क के हैं। ये भी हाफ मार्क का है और ये भी हाफ मार्क का है, तो हाफ और हाफ 1 हो गए। फिर इसके बाद में जो लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय है ना, ये सेक्शन सी का है। ये वाला क्वेश्चन किसका है बच्चों, सेक्शन सी का है। अब सेक्शन सी खंड से, है ना, भाग से, खंड से वाला भाग है। अब ये 3 नंबर का सवाल आता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये 3 नंबर आएगा। इसके मार्क्स कितने हैं बच्चों, इसके मार्क्स है 3। अब ये 3 कैसे डिवाइड है, ये 3 डिवाइड है 2+1 में, और ये पैटर्न चेंज नहीं होगा बच्चों, है ना। ब्लूप्रिंट, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि सर ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन मतलब अलग आ सकता है। ये चांसेस बहुत कम होते हैं, ये चांसेस वापस से बोल रहा हूं बहुत कम होते हैं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि ब्लूप्रिंट से 1-2 नंबर का क्वेश्चन मिसमैच कर गया था, लेकिन ये लास्ट ईयर ही हुआ है। इससे पहले के अगर आप देखेंगे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। ब्लूप्रिंट स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। हाँ, सेक्शन ऊपर नीचे कई बार कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है ना कि मार्किंग हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, वो मार्किंग कभी चेंज नहीं हुई है, वो मार्किंग चेंज नहीं हुई है। तो वो पता चला, हाँ, गलती से 1-आध नंबर का चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम स्ट्रिक्टली ब्लूप्रिंट को ही फॉलो करेंगे और उसी तरीके से हमारी स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप तरीके से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिख रखा है उन्होंने। 2 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन है, प्लस एक सिंगल मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और यहां पर उन्होंने माइनस का साइन लगा रखा है, मतलब एक डैश लगा रखा है, माइनस साइन नहीं है वो। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तो एक डेरिवेशन वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा आपके पास में। 2 नंबर का कोई ना कोई डेरिवेशन आने वाला है। ये वाला जो है ना, ये वाला डायग्राम है। अब ये डायग्राम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी डेरिवेशन है तो डेरिवेशन के अंदर एक डायग्राम तो आता ही है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब ये डायग्राम के साथ में एक ग्राफ भी हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन या तो डायग्राम का होगा 1 मार्क का, या फिर ग्राफ का होगा 1 मार्क का। इस बात को तसल्ली से गांठ बांधो। या फिर वो हाफ हाफ मार्क में कन्वर्ट कर सकता है, डेरिवेशन का डायग्राम हाफ मार्क का और डेरिवेशन का ग्राफ हाफ मार्क का, ऐसा भी कर सकता था।
ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखा, डायग्राम आएगा ही आएगा इस वाले में। तो 2 + 1 3 मार्क्स पता चले। 2 नंबर स्ट्रिक्टली डेरिवेशन के हैं, 1 नंबर आपका या तो डायग्राम का होगा या फिर ग्राफ का होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो हमें किस तरीके से काम करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? अब अच्छे से सुनो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टैक तरीके से हो जाएगा। उन्हीं में मतलब उन्हीं वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 45 मिनट के वो 2 वीडियो हैं, उन वीडियोस के अंदर फॉर्मूलाइज चैप्टर के अच्छे से डिस्कस किए गए हैं और एमसीक्यू जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है वो डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ये बात तो फिल इन द ब्लैंक्स मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा, जो आप याद कर लीजिएगा। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल मत देखिएगा, उन वीडियो में मैंने कुछ भी कहा हो, लेकिन ये बात ध्यान में, आप कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल मत देखिएगा। अगर आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आ सकता है, एमसीक्यू में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल होगा छोटा। छोटा कैसे? या तो वो फिर कूलम्ब फोर्स के ऊपर होगा, F = k q1 q2 डिवाइडेड बाय r² के ऊपर होगा, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बहुत छोटा आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वाले पार्ट से आएगा, या फिर सिग्मा वाले पार्ट से आ जाएगा, है ना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपको बताया, या फिर 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय डायरेक्ट स्ट्रिक्टली फार्मूला, स्ट्रिक्टली ऑन द फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, खत्म करो। ठीक है, हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि ये वाला पार्ट फॉलो होगा, फोर्स वाला पार्ट फॉलो हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद में जो मेरे को लगता है कि जहां से न्यूमेरिकल बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बन सकता है P = Q × 2a, ये थोड़ा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। कौन से वाले क्वेश्चन? एक तो है HCl वाला, कि H और Cl के मिड का डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम है, तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। तो डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, 1.27 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, और चार्ज H है ना, H+ हो गया या Cl-, एक ही तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है चेंज, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁹ वैल्यू पुट करो, बताओ क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां से मेरे को लगता है ये और ये पैटर्न एक बार के लिए अप्रोच में डाल दीजिएगा, तो न्यूमेरिकल तो इन दोनों के ऊपर हो जाएगा। अदरवाइज फिर जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखे हैं उन वीडियो में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आरबीएससी उनसे चूकेगी नहीं, चिंता मत कीजिएगा, पूरा कवर होगा आपका। फिलिंग द ब्लैंक्स मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको गांठ बांध लो कि भैया हमें ये क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं और इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, ये बात तो चलिए, तो अपन अब डिस्कस करते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता चला, फिलिंग द ब्लैंक्स अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है हमारे पास में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बताऊंगा, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रखा है, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, Q1 Q2 ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, वो 0 से ज्यादा है, के लिए कूलम्ब बल की प्रकृति आपको बतानी है, और Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए कूलम्ब बल की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स आपको बताना है इस सिचुएशन के लिए और इस सिचुएशन के लिए। अब ये चीज आपको पहले से ही पता होगी जहां तक मेरे को पता है। देखो जब भी इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 से ज्यादा होता है, गुणा अगर 0 से ज्यादा होगा बच्चों, तो इसका मतलब है वो फोर्स पॉजिटिव होगा, F कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और धनात्मक फोर्स रिपल्सिव होता है, प्रतिकर्षणीय, कैसा होता है, प्रतिकर्षणीय, रिपल्सिव, है ना, बल की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिकर्षणीय प्रकृति होती है। और अगर ये प्रोडक्ट लेस देन 0 है, ये गुणा 0 से अगर कम है, तो हम बोलते हैं ये जो फोर्स आपका देखा जाएगा वो नेगेटिव देखा जाएगा, ऋणात्मक देखा जाएगा। फोर्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है एक चार्ज प्लस का होगा, एक चार्ज माइनस का होगा, और अगर विपरीत चार्ज है, अगर चार्ज की प्रकृति विपरीत है, तो फिर कूलम्ब बल अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव का मतलब होगा आकर्षणीय। ठीक है, इस वाले केस के अंदर हम बोलते हैं अट्रैक्टिव, और इस वाले के लिए हम बोलेंगे रिपल्सिव।
ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखो, वस्तु पर आवेश या किसी भी वस्तु पर आवेश पर न्यूनतम आवेश कूलाम बल होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो मिनिमम चार्ज आपको बताना है। कितना पॉसिबल है भैया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम पहले से दे रखा है। आप चाहे तो प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में मिनिमम से मिनिमम इतना आवेश तो होगा ही होगा, इतना चार्ज होगा ही होगा। नेक्स्ट देखो, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है बच्चों, शून्य, जीरो। किसी भी चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का अधिकतम होने के लिए, अब देखो बलाघूर्ण का मान अधिकतम मतलब टॉर्क जो है वो मैक्सिमम लगे किसी भी डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क बलाघूर्ण मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए क्या शर्त होगी? तो आपको टॉर्क पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, बलाघूर्ण का फॉर्मूला बच्चों पीई साइन थीटा होता है। और इसके मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा 1 होना चाहिए, और साइन थीटा 1 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। तो उनके बीच का कोण, किसके बीच का? P और E, P डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, E विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके मिड का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लंबवत। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, ठीक है। आवाज अब तो आ रही है। चलिए, किसी निकाय का विद्युत आवेश, आवेश के न्यूनतम मान का, अब ये देखो ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, है ना। आवेशों का क्वांटीकरण, ये भी आवेशों का क्वांटीकरण है। ये उसने स्टेटमेंट ही लिख दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम चार्ज का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कौन सा गुणज बच्चों? पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। इंट्रीगल मल्टीपल, इंट्रीगल मल्टीपल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होना चाहिए? इंट्रीगल मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा सवाल है ये। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक का मतलब क्या हो गया? आपको यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट बतानी है। किसकी? विद्युत क्षेत्र की। सभी को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। देखो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का F डिवाइडेड बाय Q नॉट याद रख लीजिए, है ना। तो न्यूटन पर कूलाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलाम बन जाएगा। या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये अच्छा सवाल है और इस तरीके के सवाल आते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के होता है। अब ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में और रिपीट कर देता हूं। The attraction or repulsive force between two stationary charges is, और फिर उसके आगे आपको कंप्लीट करना है डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो डिस्टेंस, दूरी का क्या होना चाहिए? वो वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। दूरी का वर्ग मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर, वर्ग का मतलब हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है किसका? कूलाम के नियम का। तो ये आ सकता है, ये वाला सवाल अच्छा है, ये आ सकता है। देखो नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत बढ़िया है। 1 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों पर परस्पर लगने वाले बलों के परिमाणों का अनुपात। देखो दो चार्ज हैं आपके पास में, एक है सिंगल माइक्रोकूलाम का और एक 5 माइक्रोकूलाम का, और इन दोनों पर जो बल लग रहा है उन बलों का, उन फोर्सेस का आपको क्या देखना है बच्चों? अब रेशो देखना है। अब देखो आप सभी को पता है F12 इज इक्वल्स टू F21। जितना ये इसके ऊपर बल लगा रहा है उतना का उतना ये
इसके ऊपर भी बल लगाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, अपोजिट टू ईच अदर होगी, लेकिन लगने वाले फोर्स का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, है ना, परिमाण की बात कर रहा हूं। और अगर ये दोनों फोर्सेस सेम है तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, आपने कहा था रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कराओ, ये मैंने, मेरे को जो लगता है ये सवाल आ सकते हैं, मैंने वो आपको करवाए। देखो इंपॉर्टेंट क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, इंपॉर्टेंट है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, आपको यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला, कोई भी नियम है तो उसका स्टेटमेंट क्या है, और ये जो जितने भी विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या फिर चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया, इन सब की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, तो आपके ये आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। हाँ भाई, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए देखिए, मैंने 2 लिखे हैं, लेकिन इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। लिखा 1 और 2 है, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको क्या याद रखना होगा उसके लिए, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, और द्विध्रुव के कारण अक्ष या फिर निरक्ष पर दोनों में से कोई भी एक आएगा, और यहां पर भी दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अक्ष या फिर निरक्ष पर आपको क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन याद रखना है। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, मतलब या तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा। मैं पैटर्न आपको बता चुका हूं, आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर। आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम कितने नंबर का है हमारे पास में, सिंगल मार्क का है। ठीक है, फिर इसी के साथ में आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। डेरिवेशन कितने मार्क की है, 2 मार्क की है, जिसमें से फाइनल फॉर्मूला ही हाफ मार्क का है। मतलब जब आप अक्ष और निरक्ष लिखें तो अक्ष पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भैया, बताओ भाई, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, है ना, और निरक्ष पे कितना, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना, kp डिवाइडेड बाय r क्यूब होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला लिखने का ही हाफ मार्क होता है। डेरिवेशन को शुरुआत करने का हाफ मार्क हो जाएगा, डेरिवेशन को एंड करने का हाफ मार्क हो जाएगा, और मिड में जो आप मैथमेटिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसका हाफ मार्क हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइडेशन होती है, डेरिवेशन सॉरी सिंगल मार्क हो जाएगा, और इस तरीके से डिवाइडेशन होती है। ठीक है, ये पता चला इसके अंदर क्या क्या याद रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारी बुक में कोई ग्राफ नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इस वाले में ग्राफ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो डायग्राम और डेरिवेशन अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो 3 या 4 लाइन से ज्यादा की थ्योरी मत लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स के अंदर थ्योरी बहुत अच्छी खासी लिख रखी होती है। मैं आपको ज्यादा थ्योरी लिखने की बात नहीं करूंगा, डेरिवेशन में तो बकायदा नहीं लिखने की बात करूंगा। डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट लाइन ही लिखिएगा, वो 3 लाइन मैक्स टू मैक्स में कंप्लीट हो जाएगी। 3 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद रखना है वो है गाउस का नियम, जो कि लास्ट ईयर नहीं आया था। ये बात ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और जो क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आया हुआ वो इस साल बनते हैं, आने के लिए बनते हैं। ठीक है, तो गाउस का नियम, गाउस लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। अब गाउस लॉ की 2 एप्लीकेशन है हमारी बुक में। एक तो है क्या, समरूप आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और एक समरूप आवेशित अनंत लंबाई की परत के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या हुआ, गाउस लॉ के साथ में आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन, ये डेरिवेशन कौन सा बच्चों, अनंत लंबाई वाला। आपको डेरिवेशन याद है, फार्मूला पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना था, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, है ना। ये वाला डेरिवेशन अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ में दूसरा डेरिवेशन जो आपको याद रखना है वो कौन सा है, समरूप आवेशित परत के कारण, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वाला डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा।
अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो यहां पर या तो वो पूछेगा डायग्राम, जो कि पूछना ही चाहिए, और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर ग्राफ भी इंक्लूड है। आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, तो डायग्राम और ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ोगे, और इसी के साथ में डेरिवेशन, और इसी के साथ में डेरिवेशन, तो इस वाले में तीनों चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये बच्चों, डन है। वापस से बता दे रहा हूं, गाउस लॉ अच्छे से याद कर लीजिएगा, मेरे को लगता है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपने इतना याद रख लिया, 4 में से 4 नंबर पूरे हैं, ठीक है। और इनका अगर आपको, वैसे तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर फर्स्ट सभी को याद होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चैप्टर फर्स्ट सभी को याद होगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत है तो मैं इनका भी वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन देख ही लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका वीडियो लिंक होगा जहां मैंने ये बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर फर्स्ट 2 दिन में तैयार कर लीजिए, मैं तो बोलूंगा 1 दिन में तैयार कर लो, फिर जैसे ही आपको हो जाए, ये चैप्टर पूरा हो जाए, वैसे ही मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज का मतलब आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू हमारे हो चुके हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे हो चुके हैं, और इसी के साथ में बड़े लॉन्ग टाइम को ये जो क्वेश्चंस है इन्हें लिख लिख के याद करेंगे, इन्हें वापस से लिख लिख करके ही याद करोगे। ये याद हो चुके हैं, आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दोगे, नेक्स्ट डे इवन सेम डे आपके पास में नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छे से काम कर लेंगे। जब तक 50 लाइक नहीं हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, झूठ बोल रहा हूं यार, तुम पढ़ लेना बस यार, पढ़ लो बस अच्छे से, ठीक है। तो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।